चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स। यहाँ पर एक ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। राजेश सतपुते हैं हमारे साथ। ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर हमारे साथ होंगे। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और एनएवी इन्वेस्टमेंट के आशीष बहेती। साथ ही बिग मार्केट वॉइसेस में आज फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा से एक खास बातचीत करेंगे। ये सब लाइंड अप है आपके लिए शो में कुछ ही देर में, लेकिन एक बार जरा मार्केट को रिविजिट करते हैं। 17,844। देखिए क्लियरली एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए तो एक डिलाइटफुल मार्केट। कल के लो से शानदार रिकवरी। अब एक लास्ट रिमेनिंग रेजिस्टेंस जो रह गया है 17,863, जो कि सीरीज का हाई था, पिछले मंडे का हाईएस्ट पॉइंट, और जहां पर मार्केट ने एक इवेंट ड्रिवन टॉप बनाया था। और इवेंट ड्रिवन टॉप अगर मार्केट निकालता है तो एक बहुत बड़ा एक मूव मार्केट यहाँ से आगे दिखा सकता है, लेकिन थोड़ी रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पर। और 17,850, 17,900 पर भारी कॉल राइटिंग है। बैंक निफ्टी देखिए फिर वो प्रॉफिट टेकिंग जोन में आकर थोड़ा अटका। आज सुबह एक बात हुई थी कि 42,950 से 43,000 का जो जोन है उसमें शायद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, और वो 42,930 के करीब जाकर 940 के करीब जाकर थोड़ा सा रिवर्सल आपको दिखा रहा है। यहाँ पर फिर इंतजार रहेगा कि अगर आप एक बार 43,000 या 43,050 एक बार क्रॉस कर लें। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्लियरली आज जो बात हुई, आज अर्निंग्स इंपैक्ट या अर्निंग से पहले के मोस्ट तो बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों इंडेक्स में टॉप गेनर्स। उसके अलावा LTTS ब्रॉडर मार्केट में शानदार मूव यहाँ पर। सिटी यूनियन बैंक न्यूज़ ड्रिवन F&O का टॉप गेनर, और SBI लाइफ यहाँ पर कुछ मूव्स। और लोअर लेवल पर वोल्टास, हालांकि रिकवरी आई लेकिन वो सिंक हुआ वापस, और अब इस समय वापस डे लो की ट्रेजेक्ट्री में। वीरू जी अनुज जी, चलिए अब एक काम करते हैं, पैनल को जोड़ते हैं और बात करते हैं। आपने यहाँ पर इंडेक्स का एक थोड़ा सा एनालिसिस सुना अनुज से। अब पैनल आपकी स्क्रीन पे है और इस पैनल में इस वक्त 4 मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। राजेश सतपुते, सचिदानंद उत्तेकर, विकास सालुके और आशीष बहेती। राजेश जी और आशीष जी पिछले कार्यक्रम से यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। हमारे साथ जुड़े हैं विकास और सचिन। सचिन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। इट्स एन एक्सपायरी डे बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज और इंडिसेस पे आपका एक व्यू। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मुझे लग रहा है जिस तरीके से निफ्टी फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को काफी अच्छी तरह इसने रिस्पेक्ट दिया है। एंड जब तक 17,780 के नीचे के स्विंग्स नहीं बनते, आई थिंक तब तक ट्रेजेक्टरी ऑन द हायर साइड ही बननी चाहिए। जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन है, मुझे लग रहा है कि एक बार तो आज इंट्राडे में 17,900 के आसपास का स्विंग बन जाना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिलायंस की थोड़ी सी कमी है, रिलायंस थोड़ा सा दबाव बना रहा है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है बैंकिंग से जिस तरीके से सपोर्ट आ रहा है, तो एक स्विंग जरूर ऑन द हायर साइड बन सकता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है निफ्टी के लिहाज से तो एक खरीदारी करने का ही मौका है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, 17,780 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड इनिशिएट रखना चाहिए। दो स्टॉक्स जहां पर मेरा कन्विक्शन हाई है, दोनों स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। पहला स्टॉक है बजाज फिनसर्व का। जिस तरीके से पिछले 7 दिनों का एक कॉन्ट्रैक्शन था, एक कॉन्ट्रैक्शन से फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। एंड काफी सिमिलर यहाँ पर डेटा फॉर्मेशन है जो हमने मंडे के सेशन में बजाज फाइनेंस में देखे थे। इसी पर्टिकुलर शो में हमने इसे रेकमेंड किया था। बट जिस तरीके से फिलहाल इसका आउटफ्लो है, मुझे लग रहा है 1440 से लेके 1460 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली नजर आने चाहिए बजाज फिनसर्व के मे के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 1360 पे, एंड खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में। BPCL का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा है, काफी सिमिलरिटीज है HPCL के मूवमेंट में भी। यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन से ऑन द डेली स्केल। 30 मिनट चार्ट्स पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, इंडिकेट यही कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर मूव 365 तक एक्सटेंड होनी चाहिए पोजिशनली। तो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 349 के आसपास लगाना है मे फ्यूचर्स में। एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक अच्छा खरीदारी करने का मौका है। काफी सस्टेनेबल ड्यूरेबल ट्रेंड ऑलरेडी इवॉल्व हो रही है, जिसे राइड करने की सलाह होगी। ओके, एक्चुअली BPCL पर सचिन ने पहले भी कॉल दी थी, काफ़ी अच्छी रही हुई कॉल। सचिन गुड मॉर्निंग। हालांकि आपकी काफ़ी कॉल सही रहती हैं, लेकिन मुझे एक कॉल आपके साथ रिविजिट करनी है, MCX, क्योंकि आपने एक पोजिशनल बाय उस पर सजेस्ट किया था और काफ़ी लोगों ने पूछा उस पर कि अभी वो कॉल इंटैक्ट है या कल वो जो कल परसों का मूव आया उससे थोड़ा मामला चेंज हुआ है। यहाँ पर एक व्यू दीजिए, क्योंकि अभी वापस डे हाई पर ये स्टॉक। जी अनुज जी, इनफैक्ट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो
मुझे स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट अपने जिस तरीके से एक करेक्टिव फेज चल रहा था काउंटर में, लगभग अराउंड 1350 के आसपास उसने एक स्विंग बनाया था, उसके बाद वापस एक पुल बैक आया था। इसी पर्टिकुलर लेवल को वापस इसने रिविजिट किया है, अपना 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहां पर प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से जो स्टॉप लॉस मैंने रेकमेंड किया था वो तो आई थिंक ओपनिंग पे ही ट्रिगर हो चुका था। बट स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है एक काफी बेहतरीन जगह पे ऑलरेडी स्टॉक पहुंच चुका है, जहां पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। ऑन द हायर साइड जिस तरीके से ये ट्रेंड इवॉल्व हो रही है, क्लियर कट आई थिंक 1520 के ऊपर जब एक स्विंग एस्टैब्लिश होगा, वहां पर मुझे लग रहा है काफी बड़ी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस या फिर एक बुलिश सीक्वेंस मुझे लग रहा है अनलॉक होनी चाहिए। बट फिलहाल एक क्लियर कट बेरिश स्ट्रक्चर से एक साइडवेज स्ट्रक्चर में आ चुका है, एक चेंज ऑफ ट्रेंड ऑलरेडी एग्जिबिट हुआ है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है घबराना नहीं चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से ये कंसोलिडेशन हुआ है, प्लस अपने सपोर्ट्स को इसने रिविजिट किया है, तो मौका काफी शानदार है। अपने ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में भी उतार सकते हैं। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है मोमेंटम 1520 के ब्रेकआउट के ऊपर काफी एविडेंट होना चाहिए। तो फिलहाल मुझे ओके, थोड़ा सा फ्रीज यहाँ पर, लेकिन खैर रिविजिट करेंगे इसको। अब विकास सालुंके के पास चलते हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। विकास जी, आपकी ट्रेड इस समय की? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो, ओवरऑल ट्रेड जो मेरे ट्रेड रहेंगे दोनों साइड में रहेंगे, क्योंकि निफ्टी भी हमने देखा है कि 17,850 17,900 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है, और मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकते हैं। तो मेरा पहला सेल कॉल रहेगा वेदांता पे। वेदांता पे हमारा सेल कॉल ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 282 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सेल करना है। नीचे में हमें लगता है कि वापस जो रिसेंटली एक लो करने गया था 260-64 के आसपास का, तो 264 का टारगेट यहाँ पे नीचे में वापस मुझे लगता है रीटेस्ट कर सकता है। वेदांता का जो सेल कॉल है वो मई के सीरीज का यहाँ पे सेल कॉल इनिशिएट करना है। दूसरा है मेरा अपोलो टायर। अपोलो टायर हम पहले से बाइंग में है, मुझे लगता है अभी भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पे अपोलो टायर देते हुए देखने मिल रहा है। वीकली चार्ट पे भी जो हमने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखा था लास्ट वीक में, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो अपोलो टायर यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। उसका टारगेट जो आ रहा है ऊपर में 348 के आसपास का आ रहा है, तो अपोलो का टारगेट 348 यहाँ पे लेके जा सकते हैं। नीचे में 330 का एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने नोटिस किया। तो 330 के स्टॉप लॉस से अपोलो टायर बाय करना है और वेदांता सेल कॉल। ओके, वेदांता आपकी सेल कॉल है, अपोलो टायर्स बाय है। आशीष बहती जी, आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के? जी वीरेंद्र जी, पहला कन्विक्शन आइडिया रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। जिस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने आप को होल्ड किया और ऑलमोस्ट एक अच्छा पोजीशंस पे अवेलेबल है, मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। और टारगेट ऑफ 2420 2420 के टारगेट के लिए जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2350 का। सेकंड जो ट्रेड है वो है टाटा मोटर्स पे बाय। और टाटा मोटर्स हिसाब से हमने देखा एक मूव बहुत अच्छा बना था इसका मार्च के फर्स्ट वीक में, और उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया ऊपर लेवल्स पे। आज वापस वो कल इनफैक्ट कल एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिला, आज फॉलो थ्रू बाइंग थोड़ी देखने मिल रही है वापस। तो 472 के स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी टाटा मोटर्स फॉर अ टारगेट ऑफ 495। ओके, रिलायंस और टाटा मोटर्स पर इस समय बाय की एडवाइस आपकी स्क्रीन पर। और रिलायंस इस समय डे हाई पर, और इस समय निफ्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक्चुअली रिलायंस की तरफ से मिल रहा है। तो ये एक मोमेंटम यहाँ पर। राजेश सतपुते जी, आपकी फ्रेश कॉल इस समय की? अनुज जी, देखिए, एक कॉल रहेगा, वो रहेगा आरबीएल पे। मुझे लगता है आरबीएल में एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। पिछले अगर आप देखें तो 10 दिन का ब्रेकआउट है, 10 दिन का हाई यहाँ पे निकल रहा है, और वो करीबन 155 के आसपास था। तो इससे बाय इन आरबीएल मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी टुवर्ड्स 160 162 लेवल। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 154 का। अनुज जी, थोड़ा एक कॉन्ट्रा ट्रेड आज मैं ट्राई करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आज एक्सपायरी भी है, और जिस तरह से आईटी स्टॉक्स में रिकवरी हो रही है, मुझे लगता है यहाँ पे कॉन्ट्रा बेट लेना चाहिए। रिस्क थोड़ी डिफाइंड है, सो यहाँ पे एलटीआई माइंट्री को मैं बाय देना चाहूंगा। 4200 के ऊपर बाय करे, 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा, यानी 4150 का स्टॉप लॉस होगा। और अगर मैं सही हूं तो ये कम से कम जाएगा 4300 4320 तक। तो करंट लेवल से 120 पॉइंट का मूव एलटीआई माइंट्री में आना चाहिए। कि चलिए एक बार स्टॉक वापस लेकर आइए इप्का लैब्स का। और ये एक स्टॉक है जो लगातार आपको लोअर लेवल्स दिखा रहा है, और किसी भी लेवल पर अगर आपने सेलिंग किए पिछले
7 दिन में, तो मोटा पैसा बना होगा आपका। इनफैक्ट एक बजरा स्लाइटली लॉन्गर चार्ट लेकर आई, देखिए क्या रेड के बाद एक के बाद एक रेड कैंडल्स और 16% 7 डे मूव यहाँ पर। ऑब्वियसली तो उनमें से एक दिन तो ये करीब 9% गिरा था जब वो उन्होंने एक्विजिशन किया था यूनिकैम का। उसके बाद यहाँ पर एक मूव, ये एफएनओ स्टॉक है, यहाँ पर क्या कोई ट्रेड बन सकता है राजेश जी? कोई व्यू इस स्टॉक को लेकर, इप्का लैब्स? अनुज जी देखिए, काउंटर डेफिनेटली मंदी में ही है, लेकिन जिस तरह से गिरा है 840 850 के लेवल से पिछले 5 दिनों में, मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक डिटोरेशन हो चुका है। सो प्रोबेबली अगर आपके पास मंदी है तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर आपको फ्रेश मंदी करनी है इंट्राडे स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 690 टूटने के बाद होगी। इन दैट केस कम से कम 650 तक टूटेगा। तो यहाँ पे अगर पुरानी पोजीशन है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, फ्रेश मंदी करनी है तो 690 के नीचे स्टॉप लॉस होगा आपका 710 का। ओके, इप्का लैब्स आपकी स्क्रीन पे। और एक बार आप जरा कुछ देर पहले जो हमने पहला सौदा में कुछ ट्रेड्स लिए थे, मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे उनका उल्लेख करना चाहूँगा। लुक एट टीवीएस मोटर्स नाउ, 1132 मार्क किए गए थे 2 स्टॉक्स कि आपको हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस पे ध्यान देना है। इस वक्त टीवीएस अब 1134 पे आ गया है। सचिन, 1134 का मतलब मैं यहाँ पे मार्क कर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि ये जो कैंडल थी ना, देखिए पहले तो इसने, अच्छा सचिन है नहीं, माफ़ कीजिएगा, उनके आउटपुट में कुछ दिक्कत है। विकास, एक तो इसने 3 दिन के एफर्ट में 21 अप्रैल का पूरा पेन कहीं ना कहीं निकाल दिया। अब फाइनली वो 20 अप्रैल की बड़ी मेगा सेल कैंडल के अंदर एंटर कर चुका है। अभी कुछ देर पहले मैंने ट्रेड लिया था। अब कन्विक्शन आ रहा है आपका टीवीएस मोटर्स पे इस वक्त 1132.60 पे? जी हाँ, जैसे लास्ट वीक में हमने देखा था कि वापस ऊपर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने मिला था, बट हालांकि 50 डीएमए से उसने वापस यहाँ पे बाउंस लिया हुआ है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू हो सकता है। कल के जो हाई थे उसने आज इंट्राडे में कंफर्टेबली ब्रेक कर चुका है, जो 1128 था उसके ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये नीचे में जो सपोर्ट देखने मिलेगा इंट्राडे बेस पे 1117 का देखने मिलेगा। ऊपर में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल इस काउंटर में देखने मिल रही है वो 1150 1152 के आसपास की एक नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्टेंस देखने मिलेगा। तो यहाँ पे भी कॉल इनिशिएट कर सकते हो, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 1117 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दें। टीवीएस अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 1133.45। अब बात करते करते ये हो गया, मेरी स्क्रीन पे टीवीएस ही अपीयर हो रहा है। और इस बीच जरा एक बार बजाज ऑटो भी लिख आइएगा, यानी मतलब जैसे कहते हैं ना, एक नंबर्स के बाद हल्का सा पॉज आया। ये तो लाजमी है कि कोई भी स्टॉक जो कि मात्र 1 महीने में आप समझ लीजिएगा कि 3841 से लेके 4400 पहुंच चुका हो, तो अच्छे नतीजों के बाद वो थोड़ा सा बैकफुट पे आएगा। बट कंट्रोल फॉल था, याद रखिएगा, कल का बहुत कंट्रोल फॉल था और अब स्टॉक फिर डिलीवर करता हुआ इट्स 4325 डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, क्या ये अपनी आई थिंक स्ट्रेंथ पे फिर लौटता हुआ कल के एक पॉज डे के बाद? वीरेंद्र जी, टीवीएस मोटर राइट? ना मैं टीवीएस मोटर्स पे बातचीत हो गई है, मैं बजाज ऑटो की बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग इस पे अभी भी लॉन्ग है। हल्का सा कल एक पॉज था पोस्ट नंबर्स। नहीं, मैंने मिस किया। देखिए बजाज ऑटो अगर आप प्योरली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी है। इनफैक्ट जो हाल में जो डिप मिला पिछले, अगर आप देखें 2 दिनों में, वो दैट इज जस्ट रनिंग करेक्शन। तो ये 4300 के ऊपर लेवल टू लेवल अगर आप सोचे 4300 के ऊपर यहाँ पे स्विंग मिलना चाहिए। कहां तक जाएगा? मेरे हिसाब से 4360 4370 तक का मूव मिलना चाहिए करंट लेवल से 50 पॉइंट्स। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है करीबन 4290 का। बाय बजाज ऑटो। बाय बजाज ऑटो। चलिए अब एक काम करते हैं, अब समय हो गया बिग मार्केट वॉइसेस से बाजार के बिग पिक्चर समझने का। और आज बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा। एक काम करते हैं, मार्केट की बात तो हम रोज़ करते हैं, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा करते हैं पहले देवीना मैम से। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग लिखा है इन्होंने 2 दिन पहले। क्या आप राकेश झुनझुनवाला बनना चाहते हैं? हर कोई चाहता है कि राकेश झुनझुनवाला बना जाए, लेकिन हर कोई बन नहीं पाता। तो देवीना जी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की झुनझुनवाला जी की कुछ काबिलियत को लेकर, और कैसे वो राकेश झुनझुनवाला बने, और कैसे अगर आप चाहें तो आप भी राकेश झुनझुनवाला बन सकते हैं। देवीना मैम, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं आज, क्योंकि वो मुझे ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो राकेश जी की आपके हिसाब से थी, और जो चाहिए एक नॉर्मल इन्वेस्टर को अगर बिग बुल बनना है तो?
गुड मॉर्निंग अनुज। वो राकेश जी की जो क्वालिटी थी और उन पे अभी वो किताब आई है, उसमें मुझे वो एक लाइन बड़ी पसंद आई जिस पर मैंने वो ब्लॉग लिखा। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज आपके सब दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि एक चीज हम लोग थ्योरी में तो हमेशा समझते हैं कि इक्विटी एसेट क्लास जो है वो रिटर्न देती है बाकी एसेट क्लासों से ज्यादा, लेकिन वो वॉलेटाइल रिटर्न होती है, ये हम थ्योरी में समझते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब वो होता है कि एक साल गुजर जाए आपको रिटर्न नहीं मिले या पैसा बल्कि घट जाए आपका पोर्टफोलियो, तो आपको लगता है कि अब भाग जाए इस एसेट क्लास से। अगर मतलब 1.5 महीने सोने का भाव ऊपर आता है तो आपको लगता है कि अरे इक्विटी की बजाय वहीं होते तो बेहतर था, या एफडी का रेट बढ़ जाता है तो आपको लगता है वहीं होते तो बेहतर था। तो जो राकेश जी पे जो किताब थी उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि मेरा जो इक्विटी में रिटर्न आया वो लंपी तरीके से आया, वो ऐसा नहीं कि इवन हर साल बराबर बराबर रिटर्न आता रहा। ने कहा मुझे जो रिटर्न आया एक बार 1989 टू 92 में खूब सारा रिटर्न आया, फिर जब 2003 से 2007 का पीरियड था जब पूरा बाजार ही 3.5-4 गुना हो गया था, वो पीरियड था। इस तरह से 2-4 पीरियड थे। उसके अलावा ऐसा उन्होंने लिखा कि 5 साल का पीरियड ऐसा भी आया जब कोई रिटर्न नहीं बना, जैसे 94 से 99 तक का पीरियड था। अगर आपको याद हो तो 1994 से लेके मतलब ये 2003 तक का जो 9 साल का पीरियड था उसमें बाजार का नेट रिटर्न ही 0 था। तो जो उस तरह के पीरियड होते हैं उसमें आप कितना सोच समझ कर रह सकते हैं, और जो आपका लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन है उसमें बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करें। ये मैं नहीं कहती कि आप जो स्टॉक लेके बैठे हैं वही स्टॉक लेके बैठे रहें बहुत साल, क्योंकि कई बार वो चीज बिल्कुल बदल जाती है। आपको अगर मतलब कुछ दशकों की बात करें तो जैसे एक जमाने में जेके ग्रुप, मफतलाल ग्रुप, थापर ग्रुप ये सब डोमिनेट करते थे। वो जो जिनका अब एक तरह से नामो निशान नहीं बचा या बहुत कम बचा है, या बीच में पीएसयूज का बहुत बोलबाला था 20 साल पहले लगभग, और वो फिर चले गए। तो स्टॉक बदलते रह सकते हैं, लेकिन जहां तक आपका एसेट एलोकेशन का प्रश्न है, आप अगर एकदम से भाग जाएंगे मार्केट से जब भी थोड़ा फ्लैट रहेगा मार्केट या घट जाएगा तो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। और ये चीज मैंने शायद आपके चैनल पर भी पहले बोली हो कि आप 40 साल का रिटर्न देखें जब से सेंसेक्स शुरू हुआ तो वो 100 रुपया हो गया 44,000 रुपया। लेकिन अगर वो 40 सालों में आपने 10 जो सबसे अच्छे दिन थे वो मिस कर दिए तो वो 44,000 की बजाय उसका 15,000 से भी कम हो जाता है, तो 2/3 आपका रिटर्न चला जाता है। अगर आप 30 दिन मिस कर दें, मतलब औसतन आप समझिए तो साल में एक दिन जो सबसे अच्छा होता है वो मिस कर दें, उससे भी कम औसत बैठता है, तो आपका सारा ही रिटर्न 90% रिटर्न चला जाता है। वो 100 रुपए 4,000 भी नहीं होता 44,000 होने की बजाय। तो ये आपको मालूम नहीं रहता कि कब आएंगे वो दिन, पर ज्यादातर वो दिन तब आते हैं जब बाजार बहुत अच्छा नहीं कर रहा होता। जब बिल्कुल तेजी का माहौल आता है तब वो एक दिन में इतनी बढ़त नहीं होती है। लेकिन जब माहौल दूसरी तरह का होता है कि फ्रस्ट्रेशन लग रही है, एंजाइटी है, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, या डर लग रहा है निकल ही जाए बाजार से, वो दिन तब आते हैं। तो ये मेरा था कि जो राकेश जी की जो सुपर पावर थी वो यही थी कि वो ये बात समझ सके कि इक्विटी का रिटर्न ऐसा ही होता है कि एक साथ में आता है, फिर आपको बहुत दिन इंतजार करना पड़ता है। तो वो चीज अगर आप समझ सकें और जब वो पीरियड चल रहा हो तब भाग नहीं जाए पूरी तरह से। बिल्कुल देवीना मैम, एक्चुअली बिल्कुल सही बात कही आपने, और इस समय वही पीरियड चल रहा है क्योंकि अक्टूबर 2021 के बाद से निफ्टी ने आपको कुछ रिटर्न नहीं दिए, और फिक्स इनकम अच्छा रिटर्न दे रहा है, गोल्ड अच्छा रिटर्न दे रहा है, सिल्वर अच्छा रिटर्न दे रहा है, रियल एस्टेट ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो फिर इक्विटी से थोड़ा सा लोगों का मूड थोड़ा सा फिर फिसल रहा है। हालांकि पिछले 1 महीने में अच्छी रैली हुई, लेकिन अभी आपका मार्केट को लेकर फिर क्या व्यू है? ये बात तो मुझे शुरुआत इस ब्लॉग से करनी थी, लेकिन अब आज की मार्केट पर आते हैं फिर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वही है। तो इस मार्केट में क्या किया जाए? हाँ, तो आपकी बात ठीक है कि मतलब
पर अगर वैसे आपने जो एसेट क्लासेस की बात की, रियल एस्टेट और गोल्ड, इनमें भी रिटर्न लंपी ही आता है। रियल एस्टेट में भी कोई बिल्कुल। इवन रिटर्न नहीं आता, तो इसीलिए जब एकदम से रिटर्न आता है लोग उस तरफ भागने लगते हैं। गोल्ड का मैं आपको बताऊं, पूरे 20 साल 1900 करीब 83 से लेके 20 साल जीरो रिटर्न आया था डॉलर टर्म्स में। रूपी टर्म्स में तो रूपी डेप्रिसिएशन के कारण कुछ रिटर्न आया। तो ये भी बात है। तो इसलिए जैसे ही वो कोई एसेट क्लास अच्छा करने लगती है, आप उधर भागने लगते हैं। तो जहां तक भारतीय बाजारों का प्रश्न है, ये मैंने ऑफ कोर्स पहले भी अपने ट्विटर पे भी लिखा है ये चीज कि मुझे अभी फिलहाल क्रैश का डेंजर कम लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई रिस्क है कि बाजार एकदम घट जाएगा। तो अभी जो हम लोग जहां फिलहाल बैठे हुए हैं, वहां ये रिस्क तो हम लोग सब समझते हैं कि अगर बाजार में इन्वेस्टेड होंगे तो एक रिस्क है, लेकिन बाजार में इन्वेस्टेड ना होने का भी एक रिस्क होता है। तो मेरे हिसाब से वो रिस्क अभी ज्यादा है कि अगर आप बाजार में इन्वेस्टेड निवेश नहीं आपने किया हुआ होगा और एक बड़ा ऊपर का मूव आया तो आप वो उसको मिस आउट कर जाएंगे। तो वो रिस्क अभी ज्यादा है। ऑफ कोर्स आपको सेक्टर्स का चुनाव करना है, वो सब सोचना है, लेकिन अभी वो डेंजर ज्यादा है। तो इसलिए निवेशित रहना, जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, मैं ये नहीं कहती कि आप 100% अपना पैसा इक्विटी में लगा दें, लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, इस समय बाजार में रहना ही बेहतर है। ओके मैम, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। पहले दो प्रश्न अनुज के अगर आप देखें, आपने जवाब दिया। सेकंड पे भी बातचीत हुई, लेकिन इक्विटी जब हम मतलब लोगों से बात करते हैं, लोग व्यूअर्स हमको कॉल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, 3-4 चैलेंजेस रहे। एक तो रियल एस्टेट अच्छा कर रहा था, गोल्ड अच्छा कर रहा था, डेट अच्छा कर रहा था, लेकिन इस बार हुआ क्या, भारत में सबसे पहले रेट पॉज होने का क्रम शुरू हुआ। आरबीआई ने अगर आप देखें इस बार एक पॉज लिया। क्या ये इक्विटी के लिए बहुत अच्छा एक संकेत है, और आपको लगता है कि एक सीरियस पॉज है ये वर्ल्ड वाइड अब होगा, मतलब अब रेट्स फाइनली पॉज हो चुके हैं? आप इस धारणा पे बिलीव करती हैं मैम? नहीं, मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ कि वर्ल्ड वाइड रेट अब नहीं बढ़ेंगे। आप मतलब जो आप अगर नॉर्मली इंडिया में बैठे हुए लोग खाली भारत देखते हैं या फिर अमेरिका देखते हैं, वैसे देश तो बहुत हैं, पर आप इन दोनों देशों को देखिए तो अमेरिका में रेट इसलिए पॉज किए हैं कि मतलब पॉज करने की बात जो है वो इसलिए, जो अगर आप पिछला वाला पॉज तो भी हुए नहीं है कि अगर वो जो फेड चेयरमैन है पावल साहब, उन्होंने ये कहा कि अभी जो बैंकिंग क्राइसिस हुई उसके कारण वहां पर क्रेडिट टाइटनिंग हुई है, फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटनिंग हुई है, तो उनसे ही हो सकता है कुछ हद तक वो काम हो जाए जो रेट बढ़ाने से होता है। तो वो तो वहां की बात है। यहाँ पर आरबीआई ने कहा तो नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि रेट पॉज अभी उन्होंने कहा नहीं कि इसके बाद बढ़ाएंगे, नहीं, उन्होंने कहा अभी हम लोग देखेंगे। और उसके पीछे जो एक कारण मुझे जो समझ में आता है और जो मेरे ख्याल से भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजारों के लिए भी काफी कुछ महत्व रख सकता है, वो है क्रूड यानी कच्चे तेल का भाव। तो अगर पिछले साल के पीक से नीचे आया है, आप सबको मालूम है, अगर वो क्रूड का भाव नीचे रहता है तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि कंपनियों के नतीजों पे भी बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे हिसाब से कुछ हद तक आरबीआई उस पर डिपेंड कर रही है कि अगर कि उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, क्योंकि क्रूड का मतलब खाली ये कच्चे तेल का भाव कम होने का सीधा वहीं पे नहीं होता, बहुत सारे डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं जो बाकी उद्योगों में काम आते हैं। तो इसलिए अगर क्रूड कम होता है तो उसका असर केमिकल, टेक्सटाइल, एफएमसीजी, इवन सीमेंट, पेंट, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिन पर पड़ता है। तो अगर, और प्लस दूसरी चीज ऑफ कोर्स अभी जो इंडिया में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर कम हुई है, उसमें एक बड़ा पार्ट खाद्य पदार्थों का भी है, फूड का है, पर वहां पर तो उससे ज्यादा बहुत कमी होना मुश्किल है। तो अगला जो इन्फ्लेशन अगर नीचे जाएगी तो वो यहीं से आ सकता है। और इससे और भी चीजें ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि अगर
जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सारे उद्योगों के लिए अगर वो इनपुट कम होती है तो आपका या तो मार्जिन एक्सपैंड होता है, या फिर अगर आप भाव का जो बेनिफिट है वो अगर उपभोक्ता को देते हैं तो फिर आपका डिमांड बूस्ट होता है। तो वो जो अगर एक चीज है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे सकती है वो है कच्चे तेल का दाम। ओके, तो कच्चे तेल का दाम अगर आप देखें ये सेटल रहा तो नीचे ये इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और हालांकि आप अभी ये नहीं कह रही हैं कि ये पॉज एक बहुत सीरियस पॉज है या फिर एक अल्टीमेट पॉज है, यहाँ से यू टर्न होगा। अच्छा मैम, इस बार की जिस प्रकार की अर्निंग स्टार्ट हुई है हमारी, आपने आईटी को देखा, आपने बैंक्स को देखा, कुछ दिग्गज बैंक्स आ चुके हैं, आपको अर्निंग सीजन लगा कैसा मैडम ये अब तक का Q4 का? और एक और चीज़, अगर आपकी धारणा के मुताबिक ब्याज दरें यहीं रहीं और क्रूड काफ़ी सस्ता रहा, वो इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा रहा, तो ये अगला फेज है जो स्ट्रॉन्ग फेज होगा, उसको डोमिनेट कौन सा स्पेस करेगा मैम आपके मुताबिक? तो इस तिमाही के नतीजे तो आपको थोड़ा मिक्स ही नजर आएंगे। जो अगर ये क्रूड का इम्पैक्ट आया वो अगली तिमाही के नतीजों में ज्यादा आएगा। तो जहां तक हमारा सवाल है, जो सेक्टर हमको अभी अच्छा लगता है और वो बदला नहीं है, पिछले 1.5 साल से ज्यादा हो गया अक्टूबर 2021 से, वो इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, वो सारा स्पेस। हर तिमाही हम देखते हैं कि यहाँ हम लोग ओवरवेट हैं, क्या अब ये इसका कहानी इसकी खत्म हो गई, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। थोड़ा बहुत हमने प्रॉफिट बुकिंग की है, कुछ बदलाव भी किया है कि कुछ स्टॉक्स जो बहुत चल गए हैं और लगता है अब उनका मूव काफी हो गया, उसकी बजाय दूसरे में आ गए हैं, लेकिन वो स्पेस अभी भी हमारा जो पीएमएस है, स्मॉल केस है, सब में वो डोमिनेट करता है, स्पेशली इंडेक्स के बनस्पत। और जैसा मैंने पहले आपके चैनल पे कहा था कि लगभग 9 महीने पहले हम लोगों ने बैंक्स, जिसमें हम लोग का वेटेज अधिकतर बहुत कम रहता है, वहां कम से कम मार्केट वेट तक आए, प्राइस मूवमेंट से थोड़ा ज्यादा हो गया है वहां से भी। तो ये सेक्टर तो काफी समय से आप कहिए तो एटलीस्ट मार्केट वेट या थोड़ा ज्यादा उससे रहे हैं हमारे पोर्टफोलियोज में। जो इधर पिछली 1-2 तिमाही में, मतलब समझ लीजिए जनवरी और इस रीबैलेंस में, हम लोग हर तिमाही पे रीबैलेंस करते हैं, जो जहां हम लोगों ने थोड़ा बढ़ाया है वो सेक्टर्स हैं क्योंकि हमारे सिस्टम्स को जो अच्छे लगे, और ये मतलब स्टॉक्स के थ्रू आता है रादर देन सेक्टरल कॉल। उसमें फार्मा है, ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोज में हमने कुछ वेटेज बढ़ाया है। ओके, तो ये सेक्टर्स में अभी जो बढ़ाया है। आईटी में भी अभी हम लोग थोड़ा मोर देन मार्केट वेट होंगे, बहुत अधिक नहीं, लेकिन थोड़ा मार्केट वेट। ओके, चलिए देवीना मैम, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और मार्केट्स पर बात करने के लिए, और जो आपने ब्यूटीफुल ब्लॉग लिखा उस पर भी बात करने के लिए। वो ब्लॉग moneycontrol.com पर अवेलेबल है, जो पढ़ना चाहते हैं उस ब्लॉग को, अगर आप, या फिर इस चर्चा को दोबारा सुन लीजिएगा आप, तो आपको हाईलाइट मिल जाएंगी उसकी। जाने से पहले एक काम करते हैं, सचिन के पास एक फ्रेश कॉल है आईटी स्पेस को लेकर। सचिन बताइए। अनुज जी, यहाँ पर मिड कैप आईटी में अच्छा ट्रैक्शन है, वहां से मुझे लग रहा है परसिस्टेंट का जो परफॉर्मेंस रहा है इस पूरे हफ्ते में वो काफी शानदार है, एंड एक अच्छा एक बेस यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर हम मई का डेटा देखें तो डेफिनेटली फ्यूचर्स थोड़े से डिस्काउंट में है, बट जिस तरीके से ये रीपोजिशन हो रहा है, मुझे लग रहा है 4600 के आसपास के स्विंग यहाँ पर नजर आ सकते हैं अगले कुछ दिनों में। तो परसिस्टेंट के मई के फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह होगी, जो लगभग अराउंड 4450-52 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 4385 पे, एंड खरीदारी करनी है परसिस्टेंट के मई के फ्यूचर में 4605 पे टारगेट। चलिए, परसिस्टेंट सिस्टम्स पे बाय करना है आपको, ये समय कॉल। सचिन और विकास, आप दोनों का भी शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और ये सारी कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब मुझे और वीरू को इजाज़त दीजिए।